जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको पटवारी एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहाँ पर 2106 पोस्ट तो आपकी अलग है और 200 पोस्ट मेनली आपकी पटवारी के लिए निकाली गई है और सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। सभी पर आप अप्लाई एक ही बार में कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सब क्वालिफिकेशन है जो कि उन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मांगी है तो एक बार में आप चाहे तो सभी पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको उसके लिए आगे चल करके उस वीडियो में उस सेक्शन को देखना होगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन होगी तो आप उसको प्रेफरेंस दे दीजिएगा। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म बताया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया वो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कर लीजिए। जानने को मिलेगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट पर डिग्री की योग्यता मांगी है और वो जो डिग्री है वो आपकी अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट वाइज मांगी गई है और किस सब्जेक्ट में किस पोस्ट पर चाहिए वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। फीस जनरल और अदर स्टेट के लिए 560, OBC SC/ST के लिए 310 है। इसमें 60 रुपीज़ पोर्टल चार्ज भी इंक्लूड किया गया है। फॉर्म आप लोग 18 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। एंड यहाँ पर एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच जो कि 1/1/2026 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद गाइज अगर आप एलिजिबल और आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा और आप भरना चाहते हैं बिना किसी मिस्टेक के तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको कुछ जानकारी पहले समझनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको आपकी वैकेंसी शो हो रही है। तो अभी अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जो PDF के नीचे पेपर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर सामान्य पंजीकरण क्रमांक मांगा है और साथ ही डेट ऑफ बर्थ। बट गाइज अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है यानी कि आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो गाइज पहले तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वो कैसे, वो आप करेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है। अब क्योंकि आप फ्रेशर आपके पास नहीं है तो आप इसमें आप नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें आपका जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो डालेंगे और उसके बाद अपनी ईमेल ID और ये कैप्चा को डाल करके OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं इस पॉइंट पर थोड़ा बाद में आऊँगा। पहले मैं उन कैंडिडेट के लिए बात कर लेता हूँ जो कि इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है बट उनके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक नहीं है, वो उसको खो चुके हैं। तो उसको कैसे रिकवर करेंगे वो जान लीजिए। आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है जहाँ से आपने अप्लाई करने के लिए आगे बढ़े थे। तो यहाँ पर आने के बाद में आप इसमें उम्मीदवार प्रोफाइलिंग इस वाले सेक्शन पर आएंगे और आपको यहाँ पर काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन यानी कि अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है और आप उसमें कोई एडिट करना चाहते तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति यानी कि जब आप इसमें अप्लाई करने के लिए जाते हैं और जो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके पास पंजीकृत ID है तो ये उसी के बारे में है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नंबर डालना है जो आपने रजिस्टर किया हुआ है। यहाँ पर ये कैप्चा को डालेंगे और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करके OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद बेसिकली आपको आपका जो प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक है वो सेंड कर दिया जाएगा। एंड गाइज अगर इसके बाद आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है ये उनके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर फिर इसके ऊपर आएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और फिर ये कैप्चा को डाल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपने जो इसमें पहले से फॉर्म भर के रखा है, जो अपना प्रोफाइल बना करके रखा है वो सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये तो मैंने उनके बारे में बात की है जो कि इसमें पहले से रजिस्टर्ड है। अभी हम फ्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इसमें पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर नहीं के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे। मोबाइल नंबर देना अनिवार्य, ईमेल नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं आप चाहे तो। इसके बाद एक कैप्चा को डाल करके OTP प्राप्त करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब मेरा पहले से इसमें प्रोफाइल ID बना हुआ है। अब मैं उसी को एडिट करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए।
रहिए। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल दर्शन किया था, तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना दर्शन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC, ST या फिर OBC जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गांव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना।
इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर। तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट, उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है, दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो न कर रहे हो, आपकी फोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्म तिथि मेंशन है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगेन होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको फर्स्ट पॉइंट पर फिर से यहाँ पर पेपर वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर टिक करना है और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्योंकि मैंने दोनों को बता दिए, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो कैसे आपको इसमें अपनी डिटेल्स को फॉरगेट करके इस फॉर्म को फिल करना है, और अगर आप फ्रेशर है तो मैंने अभी बताया कि कैसे आपको आपका प्रोफाइल रोशन करना है। तो आपके पास अब सामान्य पंजीकरण क्रमांक अवेलेबल होगा तो आप यहाँ पर डालिए और जो डेट ऑफ बर्थ आपने रोशन करते समय यहाँ पर भरी वो सिलेक्ट कीजिए, कैप्चा को डालिए और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो और 31 पॉइंट में देखिए कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं, जैसे कि आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त संवर्ग का चयन करें। जैसे कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक है के रूप में आरक्षण प्राप्त करना चाहते तो आपको बताना कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो बेसिकली अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो उसको टिक कर दे, अगर आपका इनमें से कोई वर्ग नहीं है तो आप सिंपली बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर आपको इसमें कुछ और सवालों के आंसर करने हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी है। अब मैं इसमें चाहे कितना भी आपको एक्सप्लेन कर लूँ बट गाइज जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप ही को पता होगा और उसी का आंसर आपको हाँ ना में करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक सवाल यहाँ पर आता है कि क्या आप शासकीय कर्तव्य पर है और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं। अब अगर मैंने इसमें अपनी तरफ से हाँ कर दिया तो आप कहेंगे कि चलिए हम भी हाँ कर देते हैं, नहीं करते तो आपको क्या पता आप इसमें आते हो। तो फिर कहने का यही मतलब है आपको पढ़ना है। अगर आप शासकीय कर्तव्य पर है यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं मध्य प्रदेश में तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद सवाल आता है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। ऐसे कैंडिडेट तो हाँ कर देना, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो फिर आप यहाँ पर सवालों के पढ़ लीजिए और उनके अकॉर्डिंग अपना आंसर कर दीजिए। फिर गाइस एक और सवाल है 40 वाला जिसमें कि पूछा कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है तो हाँ, नहीं तो नहीं। 41 है कि इसमें जो कुछ नीचे पॉइंट दिए गए जैसे कि हाल के भारत पाक संघर्ष में अपंग हुए सैनिकों को इसमें कुछ छूट मिलती है तो अगर आपकी कैटेगरी इनमें है तो आप टिक कर दें, नहीं तो आप नहीं के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और आपको क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो आपकी वैकेंसी है वो सभी आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कार्यालय का नाम है पंचायत राज संचालनालय भोपाल, इसमें पोस्ट है आपकी खंड पंचायत अधिकारी की। इस पर अप्लाई करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण यानी कि ग्रेजुएशन, दूसरा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा। तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है आप इसमें हाँ कर देना, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ सकते हैं।
तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सेकंड नंबर पर जो पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर की इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं। इसमें 3 क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट नंबर पर आपसे ग्रेजुएशन, सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपसे BCA या फिर PGDCA उपाधि मांगी, बेसिकली डिप्लोमा। तीसरा यहाँ पर ये मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी कि CPCT ये मांगा है। तो अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास है तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। फिर नीचे की तरफ आएंगे, जैसे कि यहाँ पर है सहायक संपरीक्षक, इसमें कला विज्ञान वाणिज्य में स्नातक अगर आपके पास है तो आप इसको टिक कर सकते हैं और आप किसको पोस्ट की प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर यहाँ पर है आपकी सीधी भर्ती मंडल संयोजक, इसमें यहाँ पर स्नातक या उसके बराबर यानी कि ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। सिंपली तो मैं इसको प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद और नीचे की तरफ आएंगे और बाकी की जो पोस्ट है वो देख सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, फिर यहाँ पर आपका कैटलॉगर है, बहुत और भी काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो बस आपको देख लेना है और जिस पर भी आपको अप्लाई करना है और आपके पास उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन सामने लिखी है वो आपके पास है तो आप उसमें हाँ कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर सीधी भर्ती लेखपाल है, इस पर अप्लाई करने के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से वाणिज्यिक संकाय स्नातक की उपाधि तथा कंप्यूटर तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 वर्षीय पत्रोपाधि अगर आपके पास है तो आप इसको टिक कर दें, नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो बेसिकली बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं और 1-2 पोस्ट जिस पर भी प्रेफरेंस देना चाहिए सिर्फ वही दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट को प्रेफरेंस दे दी है और इनको प्रेफरेंस देने के बाद में आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, जो पद है उसके ऊपर भी इस तरह से टिक कर देंगे। जिसमें आपने हाँ किया है उसके सामने जो अगला पॉइंट है वो भी आपको टिक करना होगा और फिर आप यहाँ पर जिस नंबर पर जिसको रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है जिसको आपको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है। चलिए मैं यहाँ पर कुछ पोस्ट को आपको प्रेफरेंस दे करके बता दिया हूँ। ये मैंने डेमो के लिए बताया, आपको पहले पढ़ लेना है कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। वो क्वालिफिकेशन आपके पास है तभी उस पर आप प्रेफरेंस देना, नहीं तो बस उसी पोस्ट को प्रेफरेंस देना जिस पर मांगी गई क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपको उसमें कोई संकोच ना हो कि हाँ यार मेरे पास ये है या नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि अच्छे से समझ करके डिटेल्स को टिक करना है। अब 42 पॉइंट में पूछा कि क्या मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन है, जो कि होना अनिवार्य है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप MP के या फिर अन्य स्टेट के। अगर आप अन्य स्टेट के तो आपको यहाँ पर ये कराना है और अगर आप MP के तो भी आपको कराना है। इसके संबंध में आपको YouTube के ऊपर काफ़ी वीडियो मिल जाएगी कि कैसे आपको रोजगार पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही आपको ये नंबर मिल जाता है। अब आपको जो नंबर आपको मिला वो यहाँ पर डाल देना और उसके बाद में किस डेट में आपने पंजीकरण करवाया है वो आपको यहाँ पर डेट इस तरह से डाल देनी है, जैसे कि मैं आपको डाल करके दिखा रहा हूँ और ऊपर उसमें आपको हाँ कर ही देना है। कौन से ज़िले से आपने पंजीकरण कराया है वो ज़िला आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा है 43 पॉइंट में कि जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है अपनी पोस्ट पर जो आपने सिलेक्ट की है क्या वो आपके पास है, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए कि हाँ जी मैंने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया या प्रेफरेंस दी है उस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मेरे पास है। उसके बाद 45 पॉइंट है कि क्या आपके पास समग्र आईडी है, अगर आपके पास है तो हाँ करके समग्र आईडी का नंबर डाल देना, अगर नहीं भी है तो आप इसमें नहीं कर सकते, कंपलसरी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का तो आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और समग्र आईडी कैसे बनाते हैं उसके संबंध में वीडियो देख लीजिए, 2-3 मिनट के अंदर बन जाती है और हाँ करके वो समग्र आईडी जो आपकी बनेगी वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद 47 पॉइंट में आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। पहले नंबर पर किसको देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए, सेकंड पर किसको, थर्ड पर किसको, ये इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पर मैं चाहूँगा कि सभी को आप प्रेफरेंस दे देना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से, जैसे कि मैंने खंडवा, नीमच, उसके बाद में रतलाम, फिर यहाँ पर रीवा, उसके बाद में रीवा के बाद यहाँ पर सागर को प्रेफरेंस दे देते हैं हम, सागर के बाद यहाँ पर सतना और फिर यहाँ पर आता है आपका सीधी या फिर उज्जैन। तो हमने यहाँ पर इनको प्रेफरेंस दे दी है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर इसमें बोला है कि सभी प्रमाण पत्र को संलग्न कर एक PDF बनाकर अपलोड करें जिसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। इसमें यहाँ पर बेसिकली जो आपके सभी प्रमाण पत्र हैं उन सभी फाइल को आपको एक PDF के अंदर अपलोड करना हो, जिसमें आप 10वीं 12वीं डिग्री जो भी आपके सर्टिफिकेट है सभी को एक
एक फाइल में बना लेना। कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना, कन्वर्ट टू JPG इसके ऊपर क्लिक करके और फिर सिलेक्ट JPG इमेज। अब इसमें आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट है जैसे कि 10वीं का, 12वीं का, अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट, एंड फिर आपकी जो डिग्री का सर्टिफिकेट है वो, या फिर कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, सभी फाइल इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और फिर ओपन करना है। जिसको आप जिस पॉइंट पर रखना चाहते हैं इस तरह से कर लेना और उसके बाद कन्वर्ट टू PDF इसके ऊपर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर एक सिंगल क्लिक के अंदर इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपके सामने और आ सकती है, वो ये है कि इसमें बोला है कि साइज 500 KB से कम हो, बट आपकी जो फाइल आपने इतने इमेज ऐड करके बनाई है ये उससे ज़्यादा बन गई होगी। तो आपको उसका साइज कैसे कम करना है वो जान लीजिए। गूगल के अंदर सर्च करना रिड्यूस, मैं आपको बताता हूँ, इसमें लिखना रिड्यूस PDF साइज। जब आप इसको सर्च करेंगे यही वाली वेबसाइट आएगी आई लव PDF और इसको ओपन कर लेना है। फिर सिलेक्ट PDF फाइल। जो PDF फाइल अभी आपने बनाई है जिसका साइज आपका ज़्यादा हो गया है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। मैं डेमो के लिए यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक पड़ी है, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर कंप्रेस PDF इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जब ये मैंने फाइल अपलोड की इसका साइज़ था 517 KB और उसके बाद में यहाँ पर इसका साइज़ जो बना है वो बना है 214 KB का, यानी कि काफ़ी कम हो गया, हाफ हो गया है। तो जैसे ही आपका कम हो जाए, अगर आपका एक बार में कम हो रहा है तो दूसरी बार आपको कंप्रेस करना है। इस तरह से इसमें कंप्रेस भी हो जाएगी और आपकी जो इमेज है उनकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं होगी। अब आप यहाँ पर वो फाइल अपलोड कर देंगे और उसके बाद में चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके बेसिकली मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, वो फाइल सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ओपन कर देना और फिर जैसे ये फाइल अपलोड हो जाए आप सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये फाइल अपलोड कर दी है। आप क्लिक टू डाउनलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करके अगेन अपनी फाइल को व्यू भी कर सकते हैं कि सही से अपलोड हुई है या कुछ और तो अपलोड नहीं हो गया। अब आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। इस तरह से आप सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इसको प्रिंट करके आगे बढ़ेंगे। जब तक आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपके सामने प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो गाइज आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट होने के बाद ही आपका वो फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग MP ESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।